नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जहांगीर एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं जोधपुर में होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं। आप चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना पता और डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही खास टॉपिक है, जिसमें आपको मैं जानकारी दूंगा आपके लो स्पर्म काउंट के बारे में कि आपका लो स्पर्म काउंट क्या होता है, इसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, आज के टाइम में ये अक्सर देखने को मिल रहा है कि युवाओं में कुछ गलत आदतों की वजह से या उनके खान पान की वजह से उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और जिसके कारण उनके स्पर्म काउंट में या उनके शुक्राणु में काफी कमी देखने को मिल रही है, जिसके कारण वो माता पिता बनने से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, आप में शुक्राणु की कमी है, ये शादी से पहले आपको पता नहीं चलता, लेकिन शादी के बाद जब आप काफी लंबे समय बाद भी आप माता पिता नहीं बन पाते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप जब वो टेस्ट करवाते हैं तो क्या आपके उसमें शुक्राणु की कमी है। तो इसके लिए जो मुख्य टेस्ट होता है वो होता है सीमेन एनालिसिस या आपके वीर्य की जांच। वीर्य की जांच या सीमेन एनालिसिस जो होता है वो उसके अंदर मुख्यतः जो चीजें देखी जाती है वो होती है आपके अंदर स्पर्म काउंट क्या है, उसके साथ साथ स्पर्म काउंट के अंदर मोटिलिटी कितनी है, और मोटिलिटी कितनी के बाद में उसमें देखा जाता है कि आपके एक्टिव मोटाइल कितने हैं, और उसके बाद एक देखा जाता है कि उनकी जो शुक्राणु हैं उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उनकी बनावट क्या है, कहीं उनकी बनावट के अंदर कुछ बदलाव तो नहीं है, क्या वो इस तरह की बनावट तो नहीं है जिसके कारण वह जो महिला होती है उसके एग तक या ओवम तक नहीं पहुंच पाते हैं और उसको फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण गर्भ धारण नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह से उनके सीमेन जो एनालिसिस होता है उसके अंदर ये कुछ चीजें देखी जाती है। दोस्तों, WHO के जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग जो मैं कुछ आपको जो सीमेन एनालिसिस होता है उसमें कुछ बेसिक जो होते हैं वो मैं आपको बताऊं। तो इसमें जो वीर्य जो बनता है या जो उनका सीमेन बनता है उसमें जो मिनिमम क्वांटिटी होती है जो पर इजैकुलेशन वो कम से कम 2 ml तक होनी चाहिए। और इसके अंदर अगर मैं काउंट की बात करूं तो काउंट उसका जो होता है वो 20 मिलियन पर ml से ज्यादा होना चाहिए। और अगर मैं बात करता हूं मोटिलिटी, तो ये जो 20 मिलियन पर ml जो है उसमें से 50% मोटाइल होना चाहिए। अब अगर मैं बात करता हूं कि एक्टिव मोटाइल कितने होना चाहिए, तो उसमें से 25% तक एक्टिव मोटाइल होना चाहिए। अब मैं अगर बात करूं आपको मॉर्फोलॉजी की, मॉर्फोलॉजी यानी शुक्राणु की बनावट या आपके स्पर्म की बनावट कैसी होनी चाहिए, तो इसके लिए मैं एक आपको डायग्राम बता देता हूं, जिसमें क्या होता है कि एक हेड होता है और जो इसमें मुख्य पार्ट होता है वो दूसरा होता है टेल। हेड इसका ओवम शेप में होना चाहिए और इसमें प्रॉपर्ली एक टेल होनी चाहिए ताकि वह एग या ओवम तक पहुंच सके और उसको सेक्स के दौरान उसको फर्टिलाइज कर सके। दोस्तों, जो इसकी WHO के जो आंकड़े हैं जिसके अंदर आपको मिनिमम 15% तक जो टोटल काउंट है उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो नॉर्मल होनी चाहिए, तभी वह उसको एग को या ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। दोस्तों, ये जो हो गए मैंने आपको कुछ बताया जो सीमेन एनालिसिस में क्या क्या देखा जाता है। दोस्तों, अगर आपका 5 से लेकर 20 मिलियन पर ml तक अगर इसमें स्पर्म काउंट है तो इसको ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, और अगर 5 से नीचे चला जाता है तो ये सीवियर ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है, और अगर ये बिल्कुल 0 स्पर्म काउंट है या नील है तो वह बोला जाता है एजुस्पर्मिया, यानी उसमें शुक्राणु है नहीं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इसका जो लो स्पर्म काउंट है या ओलिगोस्पर्मिया जो होता है उसके क्या कारण है, किस वजह से ये स्पर्म काउंट आपका डाउन हो जाता है। तो उसमें जो सबसे पहला और जो मुख्य कारण है वो होता है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है जिसका मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, वो आप देख लें। दोस्तों, जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है हार्मोन, पुरुषों में उसका मुख्य रोल होता है आपके सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट करना, पेनिस का साइज में डेवलपमेंट करना जैसे वो बड़े होते हैं, और उसके साथ साथ उनके टेस्टिस का डेवलपमेंट करना। और जब टेस्टिस का जो मुख्य काम होता है शुक्राणु को बनाना, जब अगर आप में टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो टेस्टिस डेवलप नहीं होंगे, टेस्टिस डेवलप नहीं होंगे तो आप में शुक्राणु की कमी हो जाती है, जिसके कारण भी वह आगे जाकर माता पिता नहीं बन पाते, उनमें शुक्राणुहीनता आ जाती है या ओलिगोस्पर्मिया भी हो जाता है। ये दोस्तों इसका मुख्य कारण होता है। और इसके बाद में जो दूसरा कारण होता है वो होता है वेरिकोसील। इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसका भी मैं यहां पर आपको लिंक दे दूंगा। वेरिकोसील में क्या होता है दोस्तों कि आपकी जो टेस्टिस या अंडकोश होते हैं उसके ऊपर एक नसों का गुच्छा बन जाता है, जिसके कारण वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसके कारण वहां पर शुक्राणु जो होता है वो मरने लग जाते हैं, जिसके कारण भी ओलिगोस्पर्मिया या एजुस्पर्मिया हो जाता है, शुक्राणु की कमी हो जाती है या नील शुक्राणु भी हो जाते हैं। दोस्तों, जो अगला कारण होता है वो होता है अनडिसेंट टेस्टिस। अगर ये अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोगों में टेस्टिस जो या उनके अंडकोश होते हैं वो बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं आते हैं, वो शरीर के अंदर ही धंसे हुए रहते हैं। इसका कारण क्या होता है कि वहां पे जो उनका टेस्टिस होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण भी वहां पर ओलिगोस्पर्मिया या एजुस्पर्मिया डेवलप हो जाता है, और वहां पे टेम्परेचर बढ़ने के कारण शुक्राणु की डेथ होने की वजह से वहां पे शुक्राणुहीनता आ जाती है। अगला जो कारण होता है वो होता है दोस्तों एपिडिडिमल सिस्ट। आपके कई दफा ये भी देखने को मिलता है कि
टेस्टिस या अंडकोश जो होता है उसमें एक सिस्ट बन जाती है, गांठ बन जाती है, जो कई दफा ऊपर से अलग से देखने को भी मिल जाती है जब उसको पैल्पेट करते हैं, आप हाथ लगाते हैं तो इसके कारण भी वहां पर शुक्राणुओं की डेथ हो जाती है और वहां पे ओलिगोस्पर्मिया, एजियोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है। इसके अलावा और भी कुछ कारण होते हैं जिसमें जो मुख्य होते हैं वो होता है ऑर्काइटिस, यानी जो आपके टेस्टिकल्स होते हैं उनमें एक इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन के कारण भी वहां पे शुक्राणु की डेथ हो जाने की वजह से ओलिगोस्पर्मिया या एजियोस्पर्मिया हो जाता है। इसके अलावा जो होता है कैंसर या और भी कोई तरह की डिजीज है जिसके अंदर आपको रेडिएशन अगर लेनी पड़ रही है या कोई बहुत ज्यादा लंबी समय से आप बीमार हैं, क्रोनिक डिजीज है आपको, तो उसके कारण भी वहां पर शुक्राणुओं की कमी देखने को मिलती है या एजियोस्पर्मिया हो सकता है। इसके बाद में जो मुख्य कारण होता है वो होता है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, चाहे आपके काम धंधे का हो चाहे आपके परिवार का हो, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस के कारण हार्मोनल इंबैलेंस होता है जिसके कारण भी शुक्राणुओं में काफी कमी हो जाती है और स्पर्म काउंट आपका लो हो जाता है। अगला जो होता है वो होता है स्मोकिंग। अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज्यादा टोबैको लेते हैं, तो इसके कारण भी आपका स्पर्म काउंट लो हो सकता है। अगला हो जाता है जिम में, जो अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप वहां पे कुछ जिम प्रोडक्ट आपको अक्सर यूज करने को देखने को मिलते हैं जिसके अंदर कुछ मात्रा में स्टेरॉइड्स मिले होते हैं कई दफा, जिनके कारण भी एक बार आप में स्टेमिना बढ़ती है लेकिन आगे जाकर उसके कुछ दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं जिसके कारण आगे जाकर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी डाउन हो सकता है और आप में ओलिगोस्पर्मिया या एजियोस्पर्मिया, शुक्राणुहीनता हो सकती है। दोस्तों ये कुछ मुख्य कारण हो गए जिसके कारण आप में ओलिगोस्पर्मिया, एजियोस्पर्मिया या शुक्राणुहीनता या कम शुक्राणु आप में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप किस तरह से पता लगा सकते हैं कि आपको कहीं ओलिगोस्पर्मिया या आपको नील शुक्राणु या एजियोस्पर्मिया तो नहीं है। दोस्तों इसका जो सबसे जो पहला जो टेस्ट होता है वो देखा जाता है यूएसजी ऑफ स्क्रोटम। यूएसजी स्क्रोटम कराने से यह पता चलता है कि आपका कहीं वेरिकोसील तो वहां पे डेवलप नहीं हो गया या आपको वहां पे एपिडिडिमल सिस्ट तो नहीं बन गई जिसके कारण वहां पर शुक्राणुहीनता या आपको एजियोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया डेवलप हो रहा है। अगला जो टेस्ट होता है वो किया जाता है इसमें सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस यानी आपके वीर्य की जांच। इसमें देखा जाता है कि उनकी काउंट कितना है सीमेन में स्पर्म का, उसके अलावा उनकी मोटिलिटी कितनी है, वो एक्टिव कितने हैं और उसके साथ उनका मॉर्फोलॉजी किस तरह का है। इसके अलावा कई दफा ये भी उसमें देखने को मिल सकता है कि उसमें पस सेल्स तो डेवलप नहीं हो रही है जिसके कारण भी ओलिगोस्पर्मिया या एजियोस्पर्मिया डेवलप हो सकता है। यह मुख्य टेस्ट होता है सीमेन एनालिसिस। उसके बाद में जो टेस्ट होता है तो वो होता है आपके हार्मोन्स की जांच की जाती है। आपके अंदर देखा जाता है कि ब्लड के अंदर एलएच, एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन का लेवल किस तरह से है। कहीं टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा डाउन तो नहीं जिसके कारण भी वहां पर आपको स्पर्म काउंट बढ़ने में दिक्कत आ रही है या वहां पर ओलिगोस्पर्मिया, एजियोस्पर्मिया डेवलप हो रहा है। ये कुछ टेस्ट होते हैं जिसकी सहायता से आप देख सकते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया, एजियोस्पर्मिया क्या कारण है और क्यों नहीं वहां पर शुक्राणु का काउंट आपका बढ़ रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। दोस्तों होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप अगर सब तरह से ट्रीटमेंट ले चुके हैं, थक चुके हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार होम्योपैथी जरूर लें। आपको जरूर निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। दोस्तों ट्रीटमेंट पार्ट पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर आपको इस तरह की कंडीशन है तो रेगुलर एक्सरसाइज करें, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें और स्ट्रेस ना लें क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा इसका कारण होता है। स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल को आप हमेशा अवॉइड करें तो आपको इस तरह से जो कंडीशन है उसको ट्रीट करने में आसानी होगी। दोस्तों होम्योपैथी में जो ट्रीटमेंट होता है वो हमेशा आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग, ये आपका क्या कारण है कि जो आपको ये लो स्पर्म काउंट डेवलप हो गया उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यानी अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको वेरिकोसील है तो पहले वेरिकोसील का ट्रीटमेंट होता है। अगर आपको एपिडिडिमल सिस्ट है तो उसका पहले सिस्ट का ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन है तो पहले टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ आपका सीमेन एनालिसिस को आपको इंप्रूव करने के लिए ट्रीटमेंट चलता है। तो दोस्तों वेरिकोसील के लिए अलग से वीडियो जैसे मैंने आपको बताया वो आप देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं होम्योपैथी में ट्रीटमेंट की। तो इसमें जो पहली और मुख्य दवा है जो इसमें अक्सर काम में ली जाती है वो होती है टेस्टिस 3x या टेस्टिस सिकाटी। इसको लेने का तरीका होता है 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार डायरेक्ट जी पर। दोस्तों अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी डाउन है जिसके कारण अगर ये स्थिति उत्पन्न हो गई है तो उसमें टेस्टिस 3x या टेस्टिस सिकाटी बहुत अच्छा काम करती है। ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। अगली जो दवा होती है वो होती है एसिड फॉस मदर टिंचर। एसिड फॉस मदर टिंचर आप में अगर वीकनेस है, क्रोनिक बीमारी की वजह से आपको अगर स्थिति उत्पन्न हो गई और आपके सीमेन के अंदर अगर आपको इसमें स्पर्म काउंट में अगर कुछ लो हो गए हैं या आपको सेक्सुअली अगर वीकनेस है उसके अंदर भी एसिड फॉस बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों अगर आपको सेक्सुअल वीकनेस है, अगर आपको नाइटफॉल हो जाता है जिसके कारण भी आपको अगर ये स्थिति उत्पन्न हो गई है तो उसमें एसिड फॉस बहुत अच्छा काम करती है। एसिड फॉस आपकी सेक्सुअल वीकनेस या इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी प्रॉपर करने में काफी मदद करती है। एसिड फॉस को लेने का तरीका होता है 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ। दोस्तों अगली जो दवा है वो होती है ट्राइबुलस टर। ट्राइबुलस टर का मदर टिंचर, इसको लेने का तरीका होता है 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ। ये आपके अगर सीमन में किसी भी तरह का विकार है, चाहे वो आपकी उसके स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को लेकर है या उसका काउंट
काउंट को लेकर है या उसमें एक्टिविटी या मोटिलिटी के अगर लेकर है तो उसमें भी ट्राइबुलोस्टर का बहुत अच्छा रोल है। सीमन के किसी भी तरह की वीकनेस के हो, चाहे उसके साथ में अगर कोई सेक्सुअल वीकनेस है तो उसमें भी ट्राइबुलोस्टर बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों अगली जो दवा है वो होती है हमारी एक्सरे 30। अगर आपको रेजिस्टेंस केस है, आपको बिल्कुल एजियोस्पर्मिया है, आपको ओलिगोस्पर्मिया है और आपको सब ट्रीटमेंट लेके थक चुके हैं लेकिन आपको काउंट नहीं बढ़ रहा है, तो उसके अंदर एक्सरे 30 बहुत अच्छा काम करती है। और एक्सरे 30 को लेने का तरीका होता है 2 से 3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर सुबह और शाम दिन में 2 बार। अगली दवा है दोस्तों कोनियमैक 30। कोनियमैक 30 को भी लेने का तरीका है 2 से 3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। कोनियमैक 30 वहां अक्सर दी जाती है जहां पर बिल्कुल एजियोस्पर्मिया हो, यानी कि वहां पे बिल्कुल शुक्राणुहीनता है और वहां पे नील शुक्राणु है, तो वहां पर कोनियमैक 30 बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों अगली और आखिरी दवा है डेमियाना मदर टिंचर। डेमियाना मदर टिंचर वहां दिया जाता है जहां पे बिल्कुल एजियोस्पर्मिया है, यहाँ पे शुक्राणु बिल्कुल भी नहीं है और आप उसके साथ साथ आपको सेक्सुअल वीकनेस काफी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, वहां पर डेमियाना बहुत अच्छा काम करता है। डेमियाना का मदर टिंचर लेने का तरीका होता है 10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ। दोस्तों ये कुछ मुख्य दवाएं हैं जो हम अक्सर यूज करते हैं। इसके अलावा और भी काफी कुछ मेडिसिन होती है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग दी जाती है, इसलिए आप जब भी आपको इस तरह की कंडीशन है तो आप हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार मेडिसिन लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों आशा करता हूं आप मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे और आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।